26 अगस्त 1944 जापान की सबसे कुख्यात जेल अबाशिरी प्रिजन के एक गार्ड ने सुबह सुबह एक सेल के सामने जाकर देखा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ये सेल खास तौर पर एक कैदी के लिए बनाया गया था। अंदर बस इतना ही जगह था कि एक इंसान लेट सके। उस कैदी को दिन रात 20 किलो वजन की 2 मोटी जंजीरों से हाथ पैर पीछे मोड़कर बांध कर रखा जाता था ताकि वह किसी भी तरह से इस जेल से भाग न सके। लेकिन उस दिन जब गार्ड ने खिड़की से झांका तो वह हैरान रह गया। जिन जंजीरों को खोलने के लिए बाहर से मिस्त्री बुलाना पड़ता था और जिनको खोलने में 2 घंटे लगते थे, वही 20 किलो की दोनों जंजीरें जमीन पर पड़ी थी और अंदर का कैदी गायब। तो दोस्तों, मैं मृत्युंजय आप सबके साथ हूं और आज बात करेंगे जापान के एक ऐसे कैदी की जो एक बार या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार जापान की सबसे खतरनाक जेलों से भाग चुका था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने जेल से भागने के लिए क्या इस्तेमाल किया था जानते हैं? सिर्फ 1 कटोरी सूप। उस सेल में केवल 1 खिड़की थी और उस खिड़की में भी मोटी लोहे की छड़ें लगी थी। खिड़की का आकार भी इतना छोटा था कि वहां से किसी इंसान का निकल पाना नामुमकिन था। तो सवाल यह है, उस आदमी ने आखिर सिर्फ 1 कटोरी सूप की मदद से इस जेल से कैसे फरार हो गया? तो आइए शुरू करते हैं जापान के इतिहास की सबसे रोमांचक जेल ब्रेक की कहानी। साल था 1948। जापान के साप्पोरो शहर के एक पार्क की बेंच पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। अचानक एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी आकर उसके पास बैठ गया। वह आदमी घबरा गया और किसी तरह वहां से उठकर जाना चाहता था, लेकिन पुलिस अधिकारी को शक न हो इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद उस पुलिस अधिकारी ने उसे एक सिगरेट ऑफर की। वह आदमी हाथ बढ़ाकर सिगरेट ले लेता है। जैसे ही उसने सिगरेट का एक कश लिया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सिगरेट खत्म करने के बाद वह आदमी रोते रोते उस पुलिस अधिकारी से कहता है, मेरा नाम योशी शिरातोरी है, जिसे आप लोग कई सालों से दीवानों की तरह ढूंढ रहे हैं, जिसने आपकी आंखों में धूल झोंक कर सिर्फ 1 बार नहीं बल्कि 4 बार जेल से फरार हुआ था। इसके बाद वह पुलिस अफसर को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगता है। तो सवाल यह है, योशी शिरातोरी जेल से कैसे भागा था और उसने आखिरकार खुद को पुलिस के हवाले क्यों कर दिया? योशी शिरातोरी का जन्म जापान के आओमोरी शहर में हुआ था। जब वह सिर्फ 2 साल का था, उसके पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मौत के बाद उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। अपने जीवन की शुरुआत में वह रूस के तोफू शहर में रहता था और बाद में मछुआरों के साथ मछली और केकड़ा पकड़ने का काम करता था, लेकिन इन सब कामों से वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। बाद में वह ये काम छोड़कर जापान लौट आया। यहाँ आकर उसने चोरी और डकैती शुरू कर दी। इसी दौरान उसने एक शादी की और उसकी एक बेटी भी हुई, लेकिन 1936 में एक डकैती और हत्या के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शिरातोरी ने डकैती की बात मान ली, लेकिन वह बार बार कहता रहा कि उसने कोई हत्या नहीं की। लेकिन पुलिस ने उस पर अत्याचार कर उसे जबरदस्ती हत्या का अपराध कबूल करवाया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शिरातोरी को आओमोरी जेल में भेजा गया, लेकिन इस जेल में पहुंचते ही शिरातोरी पर जेल के गार्डों ने भयंकर अत्याचार शुरू कर दिए। उसे बिना कारण पीटा जाता, ज्यादा काम कराया जाता और यह सिर्फ शिरातोरी के साथ नहीं हो रहा था। जेल में लगभग हर कैदी के साथ ऐसा ही होता था। ये वो समय था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जापान की कुछ गिनी चुनी जेलों को छोड़कर बाकी सभी जेलों में ऐसा ही अमानवीय व्यवहार हो रहा था। इन अत्याचारों और अमानवीय सजा से बचने के लिए शिरातोरी ने जेल से भागने की योजना बनाई, लेकिन इस जेल में हर समय कैदियों पर निगरानी रखी जाती थी। तो सवाल यह था कि गार्ड्स की नजरों से बचकर वह भागेगा कैसे? जेल में रहते हुए शिरातोरी ने देखा कि 2 गार्डों के गश्त के बीच 15 मिनट का अंतराल हो और उसी 15 मिनट के अंदर उसे सब कुछ करना होगा। अपनी सेल का दरवाजा खोलना होगा, फिर चह और गेटों के ताले खोलने होंगे और फिर जेल से फरार होना होगा। इतने कम समय में यह कैसे संभव था? और उसके पास तो कोई चाबी भी नहीं थी। ऐसे समय में शिरातोरी ने अपना एक छुपा हुआ हुनर इस्तेमाल किया। वह बचपन से ही चोरी और डकैती में शामिल रहा था, इसीलिए उसने चाबी के बिना ताले खोलने की तकनीक जल्दी ही सीख ली थी। उसके पास अगर सिर्फ एक तार या छोटा सा लोहे का टुकड़ा होता तो वह कोई भी ताला खोल सकता था।
शिरातोरी यह गौर करता है कि उसे रोज जो नहाने की बाल्टी दी जाती है उसके ऊपर एक तार लगा होता है। वह गार्ड की नजर से बचकर उस बाल्टी से वह तार निकाल लेता है। फिर उस तार को मोड़कर वह उसे चाबी की तरह बना लेता है। इसके बाद वह एक सही समय का इंतजार करता है। जैसे ही गार्डों की ड्यूटी बदलती है वह तुरंत उस तार से अपने सेल का ताला खोल लेता है। फिर एक एक करके वह अगले 6 दरवाजों के ताले भी खोलता है और गार्डों की नजरों से बचकर जेल से भाग जाता है। लेकिन शिरातोरी ज्यादा दिनों तक भागकर नहीं रह सका। लगातार 3 दिनों तक भूखा रहने के बाद जब वह एक अस्पताल से खाना चुराने गया तो पकड़ा गया। अस्पताल के गार्डों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। इस बार उसे जेल से भागने और चोरी के आरोप में दोबारा आजीवन कारावास की सजा दी गई। अब उसे भेजा गया अकिता प्रिजन। यहाँ उसके लिए एक विशेष सेल बनाया गया। इस सेल की छत बहुत ऊंची थी। दीवारों पर चमकदार तांबे की चादरें लगाई गई थीं ताकि वह दीवारों पर चढ़ न सके। उस सेल में सिर्फ एक ही खिड़की थी, वह भी सिर्फ रोशनी और हवा के लिए, और वह खिड़की छत पर थी। वह इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां तक चढ़ना नामुमकिन था। चूंकि शिरातोरी पहले एक बार भाग चुका था, इसलिए गार्ड उसे और भी अधिक टॉर्चर करते थे। उसे जरूरत से ज्यादा काम कराया जाता, जरा सी बात पर मारपीट की जाती। लेकिन इस जेल का जो हेड गार्ड था उसका नाम था कोबायाशी। वह शिरातोरी के प्रति थोड़ा दयालु था। वह उससे अच्छा व्यवहार करता और जब दूसरे गार्ड शिरातोरी को पीटते तो कोबायाशी उन्हें रोकता था। एक दिन तेज तूफान और बारिश की रात गार्डों ने देखा कि शिरातोरी कंबल ओढ़कर सो रहा है। उसे परेशान करने के लिए जब गार्ड सेल के अंदर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कंबल के नीचे सिर्फ एक तकिया रखा होता है और शिरातोरी कहीं नजर नहीं आता, और जिससे उसे रोज हथकड़ी से बांधा जाता था वह हथकड़ी जमीन पर पड़ी होती है। गार्ड समझ जाते हैं कि शिरातोरी फिर से भाग गया है। वे ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि ऊपर की खिड़की टूटी हुई है। अब सवाल उठता है, इतनी ऊंचाई पर मौजूद उस खिड़की तक शिरातोरी आखिर कैसे चढ़ा? और उसके पास तो कोई तार या लोहे का टुकड़ा भी नहीं था, तो उसने हथकड़ी कैसे खोली? असल में शिरातोरी हर बार जेल से भागने के लिए अपने छिपे हुए हुनर का इस्तेमाल करता था। ताले तोड़ने और हथकड़ी खोलने के अलावा शिरातोरी में एक और खासियत थी। वह किसी भी चिकनी दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ सकता था, चाहे दीवार कितनी भी चिकनी क्यों न हो। ये कला उसने चोरी और डकैती करते समय सीखी थी। जब उसे उस सेल में बंद किया गया तब उसने देखा कि छत पर जो खिड़की थी उसका फ्रेम लकड़ी का था। हर रात जब गार्ड उसे बंद कर देते तो वह हथकड़ी खोलता और फिर चिकनी दीवार पर चढ़कर ऊपर पहुंचता। वह हर रात उस खिड़की को अपनी पूरी ताकत से हिलाने की कोशिश करता। धीरे धीरे रोज के प्रयासों से वह खिड़की ढीली हो गई। इसके बाद एक तूफानी और बरसात वाली रात उसने जेल से भागने के लिए वही समय चुना, ताकि जब वह भागे तो गार्ड उसके कदमों की आवाज न सुन सके। शिरातोरी के जेल से भागने के बाद पुलिस ने चारों ओर उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन शिरातोरी का कोई सुराग नहीं मिला। शिरातोरी कई दिनों तक गायब रहकर छुपा रहा। इसी तरह एक दिन तेज तूफान और बारिश की रात में अकिता जेल के हेड गार्ड कोबायाशी के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कोबायाशी ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि उसके सामने यासु शिरातोरी खड़ा है, जिसे पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही थी। शिरातोरी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ठीक से खाना न मिलने के कारण उसका शरीर कमजोर और जर्जर हो गया था। कोबायाशी ने उसे अंदर आने दिया, उसे सूखे कपड़े और खाना दिया। शिरातोरी ने कोबायाशी को बताया कि जेल में बाकी गार्ड उस पर अत्याचार करते थे, उसे बुरी तरह पीटा जाता था, अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं और इसी वजह से वह जेल से भाग गया। चूंकि कोबायाशी उसके प्रति हमेशा दयालु रहा था और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए शिरातोरी उससे मदद मांगने आया था। शिरातोरी ने कहा कि वह सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन उसे पुलिस के नहीं बल्कि जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के हाथों सौंपा जाए, ताकि वह उन्हें बता सके कि जापान की जेलों में कैदियों के साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। कोबायाशी ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगा। लेकिन उसी समय जब शिरातोरी बाथरूम गया, कोबायाशी ने छिपकर पुलिस को फोन कर दिया और कुछ ही पलों में पुलिस ने कोबायाशी का घर घेर लिया और वे यासु शिरातोरी को फिर से गिरफ्तार कर ले गए। शिरातोरी को पकड़े जाने से ज्यादा दुख इस बात का था कि कोबायाशी, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसने ही उसे धोखा दिया।
फिर शिरातोरी को फिर से अदालत में पेश किया गया। वह बार बार निवेदन करता रहा कि उसे टोक्यो जेल में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वहां मौसम थोड़ा गर्म होता है और कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। लेकिन कोर्ट ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उल्टा उसे जापान की सबसे बदनाम जेल अबाशिरी प्रिजन भेज दिया गया। यह अबाशिरी जेल थी जापान की सबसे असंभव जेल से भागने वाली जेल। यहाँ जापान के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था, इसलिए यहाँ की सुरक्षा भी सबसे कड़ी होती थी। जेल के चारों ओर 8 मीटर ऊंचे वॉच टावर बने थे, जहां से कैदियों पर हर वक्त नजर रखी जाती थी। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे तुरंत गोली मार दी जाती थी, और अगर कोई इस भारी सुरक्षा के बावजूद बाहर निकल भी जाए तो भी उसका जिंदा रहना नामुमकिन था, क्योंकि जेल के बाहर कई किलोमीटर तक बर्फ और घने जंगल के अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा वर्ष के अधिकतर समय वहां का तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता था। बर्फीले तूफान आते थे और जंगलों में खतरनाक जंगली जानवर घूमते थे। इन्हीं कारणों से इस जेल को अक्सर अल्काट्राज ऑफ जापान भी कहा जाता है। और इससे पहले कोई भी इस जेल से भागने में सफल नहीं हुआ था। अब शिरातोरी को अबाशिरी प्रिजन भेजा गया। चूंकि वह पहले 2 बार जेल से भाग चुका था, इसलिए उसके लिए यहाँ भी एक विशेष सेल बनाया गया। उस सेल में सिर्फ इतनी जगह थी कि एक आदमी सिर्फ लेट सके। सेल के चारों ओर मोटी दीवारें थीं और केवल एक लोहे की खिड़की थी, वह भी इतनी छोटी कि वह शिरातोरी के शरीर से भी छोटी थी। और यहाँ अबाशिरी जेल में भी गार्ड शिरातोरी को बहुत बेरहमी से पीटते थे। उसके हाथ हमेशा हथकड़ी से बांध कर रखे जाते थे। उसे उत्तेजित किया जाता और कहा जाता, अगर हिम्मत है तो यहाँ से भाग कर दिखाओ। इसी तरह एक दिन जब गार्ड शिरातोरी को पीट रहे थे, शिरातोरी को भयंकर गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने लोहे की हथकड़ी को खींचकर तोड़ दिया। उसने गार्ड की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं इस जेल से भाग कर दिखाऊंगा। और यहीं सामने आता है शिरातोरी का एक और छिपा हुआ टैलेंट। वह असाधारण रूप से ताकतवर था। जब वह पहले अकिता जेल में था, उसने वहां हथकड़ी नहीं तोड़ी, क्योंकि उसे रोज दीवार पर चढ़कर ऊपर जाना और वापस आना पड़ता था, ताकि गार्डों को कोई शक न हो। लेकिन अबाशिरी प्रिजन के गार्डों ने उसकी असली ताकत देख ली थी। साधारण हथकड़ी तोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसके लिए 2 खास हथकड़ियां बनाई गई। अब उसके हाथ और पैर पीछे की ओर मोड़कर 2 मोटी लोहे की जंजीरों से बांध दिए जाते थे। हर एक जंजीर का वजन 20 किलो था। इन जंजीरों की वजह से वह ठीक से सो नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, यहाँ तक कि बैठ भी नहीं सकता था। सप्ताह में सिर्फ एक दिन उसे स्नान कराने और कपड़े बदलवाने के लिए हथकड़ी खोली जाती थी। ये काम भी जेल के बाहर से 2 मिस्त्री बुलाकर करवाया जाता था, जो इस जंजीर को खोलने में 2 घंटे का समय लगाते थे। पूरे दिन गार्ड उसकी कड़ी निगरानी करते थे। जरा सी भी हरकत होती तो वे उसे गालियां देते, मारते, पीटते। जेल के अंदर शिरातोरी का जीवन नरक बन चुका था। इसी बीच ठंडी सर्दियां आ गई। इतनी ठंड में भी शिरातोरी के पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। उसे ठंडी फर्श पर ही सोना पड़ता था। गार्ड इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे कि शिरातोरी अब कभी इस जेल से भाग नहीं सकता। दिन था 26 अगस्त 1944। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते जापान में उस दिन वॉर टाइम ब्लैकआउट घोषित किया गया था, ताकि दुश्मन के विमानों को नीचे किसी बस्ती का अंदाजा न लग सके। इसलिए जेल की सारी लाइटें बंद कर दी गई थी। उसी घुप अंधेरे में अब्बाशिरी जेल की छत पर गार्डों को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वे सीधे शिरातोरी के सेल की ओर भागे। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उससे वे हैरान रह गए। शिरातोरी जेल में नहीं था और फर्श पर पड़ी थी वही 40 किलो वजनी लोहे की जंजीर टूटी हुई। सेल की लोहे की खिड़की का बोल्ट और नट भी नीचे पड़े थे। जेल के चारों ओर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पूरे अब्बाशिरी शहर को कोना कोना छान मारा गया, लेकिन शिरातोरी का कोई सुराग नहीं मिला। जैसा कि पहले बताया गया था, शिरातोरी के पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था और जेल के चारों ओर सिर्फ बर्फ और घना जंगल था। पुलिस ने कई महीनों तक तलाश की, लेकिन शिरातोरी नहीं मिला। अंततः उन्होंने सोचा कि शायद किसी हिंसक जानवर ने उसे खा लिया होगा, इसलिए केस को बंद कर दिया गया। लेकिन जानकर आप चौंक जाएंगे, शिरातोरी कहीं भागा नहीं था, बल्कि वह लगातार 2 साल तक उसी इलाके में छिपा रहा। जेल से भागते समय उसे बर्फ के भीतर एक गुफा मिल गई थी और वहीं वह छिप गया था। वह जंगल से छोटे जानवर और पक्षियों का शिकार करता, उन्हें आग पर सेंक कर खाता और इसी तरह 2 साल उस गुफा में बिताए। लेकिन अब सवाल उठता है, शिरातोरी ने 40 किलो वजनी जंजीर कैसे तोड़ी
और इतनी छोटी खिड़की से कैसे निकला, क्योंकि वो खिड़की एक इंसान के शरीर से भी छोटी थी। असल में शिरातोरी जब से इस जेल में आया था उसी दिन से भागने की योजना बनाने लगा था। उसे खाने में एक तरह का मिसो सूप दिया जाता था। खाने के समय वह उस सूप का ज्यादातर हिस्सा पी लेता, लेकिन थोड़ा सा बचा कर रखता था। उस बचे हुए सूप को वह अपनी लोहे की हथकड़ी और जेल की खिड़की के बोल्ट नट पर डालता था। असल में मिसो सूप जापान का एक पारंपरिक सूप होता है जिसमें नमक की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है और नमक की वजह से वह सूप लोहे पर जंग लगाने लगता था। इस तरह लगातार 6 महीनों तक वह रोज थोड़ा थोड़ा सूप लोहे पर डालता रहा, जिसके कारण हथकड़ी की चेन और खिड़की के बोल्ट में जंग लग गई और वे धीरे धीरे कमजोर होने लगे। और जैसा कि पहले बताया गया, शिरातोरी बहुत ताकतवर था। जब वह लोहे की चेन में पूरी तरह जंग लग चुकी थी तो उसने उस 40 किलो वजनी चेन को एक झटके में तोड़ दिया। उसी तरह खिड़की की लोहे की रॉड को भी उसने मोड़ दिया। जिस दिन वह भागा उस दिन ब्लैकआउट चल रहा था, तो वह जानता था कि इतने अंधेरे में रात भर उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। उसे यकीन था कि उसे पूरी रात का समय मिलेगा जेल से दूर भागने के लिए। अब सवाल उठता है, वह इतनी छोटी खिड़की से बाहर कैसे निकला? और यहीं आता है शिरातोरी का एक और छिपा हुआ टैलेंट। वह अपने शरीर की हड्डियों को डिसलोकेट कर सकता था, जिससे उसका शरीर और भी पतला और छोटा हो जाता था। इस बार भी उसने अपनी कंधे की हड्डी को डिसलोकेट कर लिया, जिससे वह खिड़की से आसानी से निकल गया। 2 साल गुफा में रहने के बाद अब वह खुद को और ज्यादा सह नहीं पा रहा था। उसने तय किया, चाहे जो हो जाए अब वह बाहर निकलेगा। अब वह अब्बाशरी शहर की ओर आया, लेकिन बाहर आकर जो कुछ उसने देखा वह हैरान रह गया। सिर्फ 2 सालों में जापान में बहुत कुछ बदल चुका था। जापान पर 2 परमाणु हमले हो चुके थे और अब जापान अमेरिका के कंट्रोल में था। वह देखता है कि जापान की सड़कों पर अमेरिकी सैनिक घूम रहे हैं और जापान के कई स्थानों पर जापानी के साथ साथ अंग्रेजी में भी बोर्ड लगे हैं। ये सब देखकर वह समझ जाता है कि बहुत समय बीत गया है और अब कोई उसे ढूंढने वाला नहीं है। अब उसने तय किया कि वह अपने शहर सफरू जाएगा अपने परिवार से मिलने के लिए। इसके बाद अब्बाशरी से लगभग 50 दिन पैदल चलकर वह सफरू पहुंचता है, लेकिन अपने परिवार से मिलने से ठीक 1 दिन पहले वह एक बड़ी गलती कर बैठता है। रास्ते में उसे बहुत जोर की भूख लगती है और तभी उसे टमाटर का एक खेत दिखाई देता है, तो वह वहां से कुछ टमाटर तोड़कर खाने लगता है। लेकिन दूर से खेत का मालिक शिरातोरी को चोर समझ लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। इस समय शिरातोरी अपनी जान बचाने के लिए उस किसान पर हमला कर देता है और हाथापाई में वह किसान गंभीर रूप से घायल हो जाता है और मर जाता है। इसी दौरान पास के खेतों के कुछ लोग शिरातोरी को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। 1946 के अंत में जापानी पुलिस हत्या के आरोप में सापोरो शहर से शिरातोरी को गिरफ्तार करती है, जिसे वे इतने सालों से मरा हुआ समझते थे। वह व्यक्ति जीवित है, यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद शिरातोरी के खिलाफ फिर से केस चलता है। हालांकि इस बार भी शिरातोरी बार बार यह कहता है कि उसने किसान को मारना नहीं चाहा था, उसने आत्मरक्षा में हमला किया था। लेकिन कोर्ट उसकी एक भी बात नहीं मानती। एक तो वह पहले 3 बार जेल से भाग चुका था, ऊपर से अब उसने एक आदमी की जान ले ली थी, इसलिए कोर्ट उसे मृत्युदंड की सजा सुनाता है। अब शिरातोरी को सापोरो जेल में भेजा जाता है, जहां वह फांसी का इंतजार कर रहा था। इस जेल में भी उसके लिए एक विशेष सेल की व्यवस्था की गई, क्योंकि वह 3 बार पहले जेल से भाग चुका था। इस बार उसे एक ऊंची छत वाला, मोटी दीवारों वाला और बेहद सुरक्षित सेल दिया गया। जो खिड़की थी वह इतनी छोटी कर दी गई कि वह उसके सिर से भी छोटी थी, क्योंकि शिरातोरी भले ही अपने शरीर को छोटा कर ले, लेकिन अपने सिर का आकार तो नहीं बदल सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, शिरातोरी पर निगरानी रखने के लिए 6 गार्ड तैनात किए गए जो 24 घंटे उस पर नजर रखते थे। लेकिन इस बार उसे हथकड़ी नहीं पहनाई गई, क्योंकि गार्ड समझ चुके थे कि हथकड़ी का उस पर कोई असर नहीं है। इस जेल में भी गार्ड उस पर अत्याचार करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। इस दौरान शिरातोरी अक्सर जेल में खड़े होकर ऊपर की ओर देखा करता था, जैसे कुछ सोच रहा हो। गार्ड सोचते थे कि वह फिर से जेल की छत से भागने की योजना बना रहा है, इसलिए वे हर हफ्ते एक बार उसकी सेल की छत और खिड़की की जांच करते थे। इसी तरह कई महीने बीत गए। इसी दौरान शिरातोरी ने एक नई आदत डाल ली। वह बहुत ज्यादा सोने लगा। वह सुबह देर से उठता था और जब भी मौका मिलता सो जाता। शुरुआत में गार्ड उसे सोने के लिए पीटते थे,
लेकिन अब तक शिरातोरी की उम्र 40 पार कर चुकी थी और कई महीनों से उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की थी। इसलिए अब गार्ड भी उसे सोने देते थे और धीरे धीरे उनकी निगरानी भी ढीली पड़ने लगी। वे सोचने लगे कि शिरातोरी अब कभी नहीं भागेगा और अब उसे फांसी मिलनी ही है, लेकिन वे गलती कर रहे थे। एक दिन सुबह जब शिरातोरी उठ नहीं रहा था तो गार्ड को उसकी सेल में भेजा गया, लेकिन जैसे ही गार्ड ने कंबल हटाया उसके हाथ पांव कांपने लगे क्योंकि शिरातोरी वहां नहीं था। वे पूरी सेल को अच्छे से जांचते हैं, देखते हैं कहीं कोई दीवार टूटी तो नहीं, ऊपर की खिड़की भी सही सलामत थी, हर चीज अपनी जगह पर थी। तो सवाल उठता है, शिरातोरी इस बार कैसे भागा? जब गार्डों ने उसका बिस्तर हटाया तो देखा कि बिस्तर के नीचे एक सुरंग बनी हुई थी और उसी सुरंग के रास्ते वह जेल से भाग चुका था। अब सवाल था, शिरातोरी ने यह सुरंग कब बनाई, जबकि उस पर तो हर वक्त निगरानी रखी जाती थी। असल में सुरंग बनाने का प्लान शिरातोरी के मन में शुरू से ही था और अक्सर देर तक सोने का नाटक करना उसके उसी प्लान का हिस्सा था, जिससे गार्ड्स धीरे धीरे उस पर से नजर हटाने लगे। वह शुरू में लगातार छत की ओर देखा करता था, जिससे गार्ड्स को लगे कि वह फिर से छत के रास्ते भागने की योजना बना रहा है। मतलब शिरातोरी गार्ड्स का ध्यान भटका रहा था ताकि वे कभी भी उसके बिस्तर की जांच न करें। इस जेल में भी उसे खाने में मिसो सूप दिया जाता था, लेकिन इस बार उसने मिसो सूप नहीं बल्कि उसके बर्तन का इस्तेमाल किया। वह सबकी नजरें बचाकर उस बर्तन के टूटे हुए हिस्से से अपने बिस्तर के नीचे फर्श में गहराई तक खुदाई शुरू कर देता है और कई महीनों की मेहनत के बाद वह एक इतनी गहरी सुरंग बना लेता है कि जिससे वह जेल से बाहर निकल सके। हर दिन वह नींद का बहाना करके कंबल ओढ़कर लेटा रहता था और फिर धीरे धीरे सुरंग में उतर जाता था और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुदाई करता था। अब सवाल उठता है, उसने खुदाई से निकली मिट्टी कहाँ छुपाई? जापान में ठंड के कारण हर सेल में लकड़ी का फर्श होता था और जब गार्ड थोड़ी देर के लिए इधर उधर चले जाते थे, शिरातोरी फर्श को अपने पैरों से हल्का दबाकर धीरे से तोड़ देता था, क्योंकि लकड़ी के नीचे थोड़ी खाली जगह होती थी जिससे लकड़ी खराब न हो, और वह सारी मिट्टी उसी खाली जगह में छुपा देता था। फिर वह ऊपर आता और कंबल ओढ़कर ऐसे लेट जाता जैसे कुछ हुआ ही न हो। साप्पोरो जेल की सुरंग से भाग जाने के बाद याशी शिरातोरी कई दिनों तक गायब रहे। अब जापान की पुलिस चारों तरफ उसकी तलाश करती है, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। एक दिन शिरातोरी एक पार्क में बैठा होता है, तभी एक उच्च पदस्थ अधिकारी आकर उसके पास बैठता है और अचानक उसे एक सिगरेट ऑफर करता है। उस समय जापान में सिगरेट को एक लग्जरी आइटम माना जाता था। साधारण लोग सिगरेट नहीं पीते थे। शिरातोरी उस सिगरेट को लेता है। उसे जलाने के बाद वह अपने अतीत को याद करने लगता है। वह सोचता है कि जिन जिन जेलों में वह था, वहां के पुलिस वाले और गार्ड्स ने उस पर कितना अत्याचार किया, गाली दी, मारा पीटा। यहाँ तक कि जिस गार्ड पर उसने भरोसा कर आत्मसमर्पण किया था, उसने भी धोखा दिया। लेकिन आज एक बड़ा पुलिस अधिकारी, जिससे उसकी कभी कोई पहचान नहीं रही, उसे सिगरेट ऑफर कर रहा है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि सभी पुलिस वाले बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। शिरातोरी उस पुलिस अधिकारी को अपनी पूरी जीवन कहानी बता देता है। साथ ही वह पिछले कई सालों से भागते भागते थक भी चुका था और वह उस पुलिस अधिकारी से यह निवेदन करता है कि उसे पुलिस को न सौंपा जाए बल्कि जस्टिस डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जाए, क्योंकि वह जापानी जेलों में कैदियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना चाहता था। और इस बार वह पुलिस अधिकारी सचमुच मानवीय था। वह शिरातोरी को जापान के न्याय विभाग के पास ले गया। वहां शिरातोरी ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों की जानकारी दी। उसने यह भी बताया कि उसने उस किसान की हत्या नहीं की थी। यहाँ पर शिरातोरी का केस फिर से खोला गया। जांच शुरू हुई और जांच में पता चला कि शिरातोरी ने उस आदमी को जानबूझकर नहीं मारा था, बल्कि आत्मरक्षा में हमला किया था। इस दौरान कोर्ट के आदेश पर उसकी फांसी की सजा रद्द कर दी गई और उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। इस बार उसकी बात सुनी गई। उसे टोक्यो शहर की जेल में भेजा गया। यहाँ भी यह सुनिश्चित किया गया कि वह भाग न सके, लेकिन यहाँ पर किसी भी गार्ड ने उस पर कभी कोई अत्याचार नहीं किया। इसलिए शिरातोरी ने जेल में अपनी पूरी सजा शांति से काटी। वह जेल के सारे नियमों का पालन करता था और कभी भागने की कोशिश नहीं की। उसके इस व्यवहार से संतुष्ट होकर जेल प्रशासन ने उसे 14 साल बाद रिहा कर दिया। यह 5वीं बार था जब वह जेल के बाहर था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से आजाद था। 1961 में शिरातोरी आमोरी में अपने परिवार के पास लौट आया। इस बीच उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसकी बेटी
जीवित, और वह अपनी बाकी की जिंदगी अपनी बेटी के साथ बिताता है। कभी कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा फिल्मी होती है। ऐसे और असली किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।